अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello everyone, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with the next problem on projection of solids. और इसमें जो कंडीशन रहेगी वो है एक्सिस इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स, यानी कि एक्सिस एच पी वी पी दोनों से इंक्लाइंड रहेगी। आइए बात करते हैं प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन दिया हुआ है अबाउट अ पेंटागनल प्रिज्म, यानी कि दो बेस होंगे और दोनों बेस में पेंटागन होगा। 60 mm हाई विथ ईच साइड ऑफ द बेस 30 mm, यानी कि जो उसकी हाइट है यानी कि एक्सिस की जो लेंथ है दैट इज 60 mm, और उसकी जो बेस की साइड है सारी साइड 30 mm के बराबर है। इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द एजेस ऑन द एच पी, यानी कि उसकी कोई बेस की एक एज एच पी पर है एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू वी पी, और वो 30 डिग्री वीपी से इंक्लाइंड है। एंड द फेस कंटेनिंग दैट एच इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एच पी। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द पेंटागनल प्रिज्म। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को रीड करने में गलती कर देते हैं और इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि एक बार में क्वेश्चन आप समझ पाएँ और इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी हाइट 60 mm है और बेस की साइड कितनी है, यानी कि बेस एज है 30 mm के बराबर। अब क्वेश्चन की एक एक लाइन पे ध्यान देना है। अगर ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो एक एक लाइन पे आपको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द एजेस ऑन द एच पी, यानी कि पहली चीज क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पहली चीज ये बोल रहा है कि पेंटागन की कितनी साइड होती है, 5 साइड होती हैं, तो 5 में से कोई एक एज लिखा है ना, वन ऑफ द एजेस, यानी कि 5 में से कोई एक एज या कोई एक साइड कहाँ पे रहने वाली है, ये एच पी पे रहने वाली है। ये पहली कंडीशन हुई। आगे क्या दिया हुआ, एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू वी पी, यानी कि ये स्टेटमेंट में उसने एंड लगाया है, एंड जोड़ा है, मतलब बात किसकी हो रही है, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू वीपी, यानी कि किसको इंक्लाइंड करना है वीपी से 30 डिग्री एंगल पर। मुझे उसी एज को करना है जिस एज को मैं एच पी पर लूंगा। आप जनरली बच्चे क्या करते हैं, एक्सिस को इंक्लाइंड कर देते हैं 30 डिग्री वीपी से, और क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा है कि इस पेंटागनल प्रिज्म के बेस का कोई एक एज एच पी पर रहेगा, एंड मतलब वही एज वीपी से 30 डिग्री पर रहेगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया हुआ है एंड द फेस कंटेनिंग दैट एज इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एच पी, यानी कि जो फेस उस एज से बनेगा, यानी कि आपने पेंटागनल प्रिज्म देखा है। अब पेंटागनल प्रिज्म में आप मान के चलिए नीचे की तरफ एज है, ठीक है, नीचे की तरफ एज है, तो नीचे एज कब होगा, जब दो कॉर्नर को आपस में ज्वाइन करोगे किसी लाइन से या किसी साइड से, तो वो क्या बनेगी, वो एज बनेगी। और एज से बनने वाला जो फेस, आपको पता नहीं किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है फेस की। फेस कब बनता है, जब रेक्टेंगल होगा। आपको ऑलरेडी पता है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया भी आपको कि कोई भी प्रिज्म होगा उसके जितने भी फेसेस होंगे वो रेक्टेंगुलर शेप के होंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, वो क्वेश्चन में वो बोलना चाह रहा है कि जो एज एच पी पे आप लेने वाले हैं ना, उस एज से बना हुआ फेस, ठीक है, क्या होना चाहिए, एच पी से 45 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन को और एक आसान शब्दों में बताना चाहूंगा। क्वेश्चन में कहा है कि जब आप इसको यानी कि पेंटागनल प्रिज्म की एक्सिस को एच पी से इंक्लाइन करेंगे, तब क्या होगा, तब इसका कोई एक एज एच पी पर रहेगा, ठीक है, और वही एज जो एच पी पर लिया था आपने, उसको आपको वीपी से 30 डिग्री पर रखना है, और जो एज आपने एच पी पर लिया है उससे बनने वाला रेक्टेंगुलर फेस जो होगा वो एच पी से कितना एंगल बनाएगा,
ये बनाएगा 45 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपको थोड़ा यहाँ पे भी डाउट है तो मैं जो फिगर बनाऊंगा उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इस फिगर को तैयार कर लिया है, यानी कि इसका पहला स्टेज और 2 स्टेज मैंने बना लिए हैं। ऑलरेडी मैंने सेकंड स्टेज बना लिया है, क्योंकि सेकंड स्टेज के काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आप पहले से ही सॉल्व कर चुके हैं। इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आप उससे फैमिलियर हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही ड्रॉ कर लिया है। अब मैं यहाँ पे स्पेस मैंने दिया हुआ, यहाँ पे मैं थर्ड स्टेज ड्रॉ करूँगा जो आपको सीखना है। बाकी ये सेकंड स्टेज बनाना मैं प्रीवियस वीडियोस में सिखा चुका हूँ। तो अगर आपको लगता है तो आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कह सकते हैं कि आप उसमें अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं, तो आप सेकंड स्टेज के क्वेश्चन सारे एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए, वो ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पे 2 चीज़ समझनी है। यहाँ पे पहली चीज़ क्या समझनी है? पहली चीज़ एक रूल है, आप उसको याद कर लीजिए, रट लीजिए उसको। रूल ये है कि सेकंड स्टेज में मुझे हमेशा एक्सिस को इंक्लाइन करना है। पहला नियम आप याद कर लें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो पहला नियम याद कर लो। पहला नियम ये है कि हमेशा सेकंड स्टेज में एक्सिस को इंक्लाइन करना है, हमेशा। और जो भी कोई साइड दिए रहे, कुछ भी डिटेल दिए रहे, वो तीसरे स्टेज में मुझे इंक्लाइन करना है। तो आप समझ गए होंगे, इसमें बात हो रही है कि एक एज HP पर है और एक एज HP पे कब होगी? जब उसे इंक्लाइन किया गया हो HP से, यानी कि जब मैंने उसकी एक्सिस को HP से इंक्लाइन की और क्या हुआ, जो एज HP पर थी वो एज VP से 30 डिग्री इंक्लाइंड। तो ये क्या है? एक एंगल दिया है VP से 30 डिग्री। तो ये एंगल कौन सा दिया हुआ है? एज का एंगल दिया हुआ है। कौन सी एज का? जो मैंने HP पर ली है। यानी कि जब मैं उसको इंक्लाइन करूंगा तो क्या होगा, एक एज HP पर रहेगी, जब वही एज मुझे VP से 30 डिग्री इंक्लाइन करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, ये डिटेल जो है 30 डिग्री विद VP, ये मुझे तीसरे स्टेज में काम में आएगी। इसको मैं सेकंड स्टेज में नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि सेकंड स्टेज में हमेशा मुझे एक्सिस को इंक्लाइन करना है। तो ये क्या मैं एक्सिस को इंक्लाइन कर रहा हूँ? नहीं, ये किसको इंक्लाइन कर रहा हूँ मैं? वो एज को जो HP पर रहेगी जब इस पेंटागनल प्रिज्म की एक्सिस को HP से इंक्लाइन किया जाएगा। जब जो एज HP पर रहेगी उस एज को मुझे VP से इंक्लाइन करना है। तो मतलब 30 डिग्री किसका एंगल है? ये एक्सिस का है क्या? ये एक्सिस का एंगल नहीं है। किसका एंगल है? ये एज का एंगल है। यानी कि ये डिटेल कब काम में आएगी मेरे को? ये आएगी थर्ड स्टेज में। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है VP से 30 डिग्री एंगल और HP से 45 डिग्री क्वेश्चन के लास्ट में दिया हुआ, तो पहले सेकंड स्टेज में ये बनाएंगे, थर्ड स्टेज में बनाएंगे। क्वेश्चन में कुछ भी तरह से आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा क्लियर कट पता होना चाहिए आपको कौन सेकंड स्टेज में क्या बनेगा, थर्ड स्टेज में क्या बनेगा। ठीक है, मैं वही सारी चीज़ें, वही सारी ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। तो ये समझ में आ गया कि सेकंड स्टेज में मुझे हमेशा एक्सिस को इंक्लाइन करना है। और ये जो एंगल VP से दिया हुआ 30 डिग्री, ये एच का एंगल है, यानी कि ये थर्ड स्टेज में काम में आएगा। सेकंड स्टेज कैसे बनेगा फिर? उसके लिए देखिए, उसमें कहा है कि जो फेस होगा उस एज से बना हुआ, यानी कि नीचे जो एज है उसके जस्ट ऊपर भी एक एज होगी। वो दोनों एज और उसके साइड में, दोनों साइड में क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर क्या होगा, फेस होगा। उस फेस की बात हो रही है। तो वो फेस कितने एंगल पे है? 45 डिग्री। किससे? HP से। आप ये जानते हैं अच्छे से। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इस फेस को देखिए, यहाँ पे 2 नेमिंग है, यहाँ पे 2 नेमिंग है, यानी कि ये एज नहीं है, ये क्या है, ये फेस है। अगर ये सिंगल नेमिंग नीचे होती, सिंगल नेमिंग ऊपर होती, तो क्या होता है, ये होता एज, है ना, ये होता स्ट्रेट एज। मगर यहाँ पे डबल नेमिंग है, यहाँ पे डबल नेमिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुए तो रेक्टेंगुलर फेस है, और इस रेक्टेंगुलर फेस का एंगल दिया था मुझे, दिया ना क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे, एंड द फेस कंटेनिंग दैट एज, यानी कि फेस की बात हो रही है। फेस इंक्लाइंड है HP से 45 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है, कितना एंगल है, ये 45 डिग्री है। तो आपको पता है कि प्रिज्म में क्या होता है, एक्सिस के पैरेलल सारी एजेस होती हैं। यानी कि ये अगर लाइन आपको नज़र आ रही है फ्रंट व्यू में, तो ये अगर यहाँ पे 45 डिग्री पर है, तो ये लाइन दोनों आपस में कैसी है, पैरेलल है। यानी एक्सिस का एंगल भी कितना हो गया, HP से 45 डिग्री हो गया। तो यानी कि मुझे एक्सिस पे कितना एंगल लेना है, HP से 45 डिग्री।
आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। और याद रखिए मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, सेकंड स्टेज में किससे इंक्लाइन कर रहा हूँ, HP से इंक्लाइन कर रहा हूँ। अभी थर्ड स्टेज पे मत जाना, जैसे मैंने सेकंड स्टेज क्वेश्चन सॉल्व किए ना वैसे ही दिमाग लगाना, वैसे ही सोचना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। आपको पता है ना इसमें कि ये एंगल दोनों बराबर हैं, यानी कि ये दो लाइन आपस में बराबर हैं, ये फेस की लाइन है और ये एक्सिस की लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये एक्सिस का एंगल है, इस तरह से आप कह सकते हो। तो कितना हुआ एक्सिस का एंगल, 45 डिग्री। आपने पहले क्वेश्चन किए सेकंड स्टेज के, उसमें क्या किया था आपने, उसमें ये किया था कि अगर इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू में नहीं बना पाता तो मैं क्या करता वहाँ पे, जिस प्लेन से इस ऑब्जेक्ट की एक्सिस इंक्लाइंड है, पहले स्टेज को बनाने के लिए इसकी एक्सिस को उसी प्लेन से करनी होती परपेंडिकुलर, यानी कि इस एक्सिस को यानी कि O1 डैश और O2 डैश को क्या करूँगा मैं XY से परपेंडिकुलर रखूँगा, यानी कि 90 डिग्री पर रखूँगा। देखिए मैंने वैसे ही बनाया है। और किसी प्रिज्म को अगर मैं इस तरह से रखूँ कि इसकी एक्सिस HP से हो जाए परपेंडिकुलर, यानी कि कह सकते हो कि इसके बेस को अगर HP पे रख दूँ, तो अगर किसी प्रिज्म के बेस को मैं अगर HP पर रख देता हूँ तो क्या होता है, तो हमेशा टॉप व्यू में उसमें जो बेस का शेप होता है वो टू शेप मुझे नज़र आता है। मैं फिगर वहीं से बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो पेंटागनल प्रिज्म अगर HP पर रखा हुआ लाइक दिस, तो आप देखेंगे कि टॉप व्यू मुझे पेंटागन दिखेगा। तो पहले कहाँ से स्टार्ट करूँगा इस फिगर को बनाना, अभी मैं तीसरे स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, तीसरे स्टेज की बाद में सोचेंगे, अभी नहीं सोचना है, अभी तो बस 2 स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर इसकी एक्सिस को मुझे HP से इंक्लाइन करना है सेकंड स्टेज में, क्योंकि इस पोजीशन में मैं इसके फ्रंट और टॉप व्यू को बनाने में सक्षम नहीं था, तो मैंने क्या किया, जिस प्लेन से इसकी एक्सिस इंक्लाइंड है उस प्लेन से क्या कर दिया मैंने, परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर करूँगा किसी ऑब्जेक्ट को HP से, तो टॉप व्यू में उसका मुझे टू शेप नज़र आएगा और फ्रंट व्यू में एक रेक्टेंगल जैसा कोई शेप मुझे नज़र आएगा। तो मैंने, आपको पता है ऑलरेडी ये कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है मैंने बता दिया। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इसमें राइट साइड में कॉर्नर लेना है कि साइड लेनी है, ये ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन में क्या बोला था, फेस का एंगल है 45 डिग्री। किसका बोला था, फेस का एंगल, यानी कि यहाँ पे राइट साइड में मुझे 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट यहाँ पे। यहाँ दो पॉइंट्स कब आएंगे, जब यहाँ पे क्या होगी, एज होगी। क्या होगी, यहाँ पर एज होगी। तो अगर यहाँ पे एज है, अगर यहाँ पे एज है तो ही यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे डबल नेमिंग होगी, डबल नेमिंग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डबल नेमिंग कब आएगी, जब इसको प्रोजेक्ट करते ऊपर लेके जाऊंगा तो डबल नेमिंग मुझे ऊपर और नीचे की तरफ मिलेगी। तो यानी कि यहाँ पे एज नहीं, यहाँ पे क्या फेस है, और उस फेस का एंगल था, यानी कि उसको मुझे इंक्लाइन करना था। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो मैंने क्या किया, इस तरह से पेंटागन बनाया, राइट साइड में एज लिया और इसको प्रोजेक्ट करते हुए कैसे बनाना है सेकंड स्टेज में आपको भली भांति पता है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। फिर मैंने ऐसे इंक्लाइन कर दिया, इसको ड्रॉ कर लिया, ये भी आप अच्छे से जानते हैं, इस पर मैं कोई डिस्कशन नहीं करूँगा। ये ऑलरेडी मैं इस पर से काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। तो आपको बस ये समझना था कि ये फिगर मैंने ऐसे ही क्यों बनाया और सेकेंड स्टेज मैंने कैसे बनाया। जो VP से एंगल दिया था 30 डिग्री, तो वो एच का एंगल है, ठीक है ना, उससे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। और सीक्वेंस पता है ना आपको, सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस कैसे बनेगा, जैसे कि मान के चलिए ये पहला स्टेज बनाऊंगा, ये दूसरा फिगर होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, ये छठा होगा, ये सीक्वेंस चलेगा हमेशा। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से किया था ना, तो पहले क्या बनेगा, ये बनेगा, बाद में ये बनेगा, फिर इसके बाद क्या बना था, ये बना था, इसके बाद क्या बना था, टॉप व्यू बना था। अब क्या बनेगा, अब टॉप व्यू बनेगा। टॉप व्यू के लिए क्वेश्चन को एक बार मुझे रीड करना होगा। अब मैं अगेन क्वेश्चन को देखता हूँ तो क्या समझ में आया। ये तो मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया, इसके फेस को मैंने HP से 45 डिग्री इंक्लाइन कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या था कि इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द एजेस ऑन द HP। अब तो क्वेश्चन में देखते हैं ऐसी कौन सी एज है जो HP पर है, इसको इंक्लाइन करने पर इसका नाम है CD। फ्रंट व्यू के हिसाब से इसका नाम हुआ C डैश D डैश, मगर एक्चुअल में क्या वो CD है। तो यहाँ CD की बात हो रही है, तो किसकी है, CD की। तो क्या हो जाएगा, अगर पूरे लाइन को मैं रिप्लेस कर दूं CD से, तो क्या हो जाएगा, CD इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू VP। समझ गए होगे आप, यानी कि CD को मुझे VP से
30 डिग्री इंक्लाइन करना है। वीपी से एंगल नीचे लिया जाता है, आपको ऑलरेडी पता है, और एचपी से एंगल ऊपर लिया जाता है रेफरेंस लाइन के, यानी कि ये टॉप व्यू में बनाऊंगा। टॉप व्यू में याद रखना है कि सी डी कहाँ पर है, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज डी। तो ये जो सी डी नाम का जो पॉइंट है, यानी कि दो पॉइंट्स हैं, अगर इसको ज्वाइन करता हूँ तो मुझे एक एज मिलती है। तो सी डी नाम की जो एज हुई, इस एज को मुझे क्या करना है, वीपी से 30 डिग्री पर ले लेना है बस। अगर ये ले लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो कितने एंगल पे होगी, जो होगी 30 डिग्री एंगल पर। तो एक पॉइंट मैंने मार्क किया, यहाँ से कितना एंगल लूँगा मैं, यहाँ से एंगल लूँगा तीसरे स्टेज के लिए 30 डिग्री। किससे एंगल लूँगा 30 डिग्री, वीपी से लूँगा। तो वीपी से मैंने क्या किया, 30 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क किया, और स्केल लिया मैंने, यहाँ से एक लाइन लाइट ड्रॉ कर ली। ये लाइन कैसी रहेगी, बिल्कुल लाइट रहेगी। ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कितना एंगल है। चाहो तो मैं लिख देता हूँ, ये एंगल मैंने लिया है 30 डिग्री। मुझे करना क्या था, मुझे ये करना था कि इंक्लाइन करने के बाद जो एज एचपी पर थी, उस एज को यानी कि सीडी को वीपी से 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री इंक्लाइन करना था। तो एक लाइन मैंने ड्रॉ की वीपी से, जो कितना एंगल पे है, 30 डिग्री पर है। तो क्यों ना इस लाइन पे मैं सीडी को ले लूँ। अगर सीडी इस लाइन पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो सीडी नाम की एज है जो एचपी पर है, वो वीपी से 30 डिग्री पर आ जाएगी। जो मुझे करना था वो हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, मैं इस लाइन पर सीडी लूंगा और इस फिगर को ड्रॉ कर लूंगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मैं इसको ऐसे घुमाऊं कि इसको ऐसे घुमाऊं। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, मगर कंडीशन यहाँ पे कुछ और अलग है। देखिए यहाँ पे जो पोर्शन है, यहाँ पे स्पेस कम है मेरे पास, और यहाँ पर तो स्पेस ही स्पेस है, खूब स्पेस है यहाँ पे मेरे पास। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूँ कि पूरा फिगर आ जाए और ये फिगर का कोई भी पार्ट टॉप व्यू का एक्स वाई लाइन को टच ना करे या उसके ऊपर ना जाए। उसके लिए क्या करूँगा मैं, इसके लिए मुझे देखना होगा, अगर इस लाइन पे मैं सीडी लेना चाहता हूँ, यानी कि इस सीडी लाइन को लेना चाहता हूँ, तो देखूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का फिगर, इस फिगर के कंपैरिजन में क्या है, यहाँ से यहाँ तक के कंपैरिजन में क्या, ये वाला हिस्सा छोटा है। अगर मैं इसको ऐसा घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर आएगा, सी यहाँ पर आएगा, ये बड़ा वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, या फिर इसको मुझे बहुत नीचे बनाना पड़ेगा। तो ये इसको बनाऊंगा तो ये एक्स वाई लाइन को टकराने की, इसको इसके ऊपर बनने की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी, बन जाएगा ऊपर। मैं नहीं चाहता कि ये एक्स वाई लाइन से ऊपर जाए, अगर जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो क्यों ना मैं इसको इस तरह से घुमा दूँ। कैसे घुमा दूँ, इस तरह से घुमा दूँ। इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दूँ, ऐसे घुमा दूँ। अगर इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अब ये वाला हिस्सा ऊपर बनेगा और ये बड़ा वाला हिस्सा नीचे बनेगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो सी पॉइंट ऊपर आएगा, डी पॉइंट नीचे आएगा। तो मैं वही चीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सपोज इसकी लेंथ कितनी है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, उस हिसाब से मैं वेरीफाई कर लूँगा कि कितना डिस्टेंस है। ये है 2.2 के आसपास। अगर यहाँ पर भी फिगर आता है तो ये फिगर आराम से आ जाएगा। तो ठीक है, इस पॉइंट को क्या करना है, मुझे इस लाइन पे मैं कहीं पे भी पॉइंट मार्क कर सकता हूँ मेरी इच्छा से। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे कहाँ पे मार्क करना। तो अंदाज से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, इसका नाम दे दिया मैंने पॉइंट सी। मैंने कैसे घुमाया, इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमाया, इस तरह से घुमाया कि सी डी जो लाइन है इस लाइन पर आ जाए, जो कि 30 डिग्री एंगल पर है। तो ये तो पॉइंट सी हो गया। अब मुझे पता है सी और डी एक ही लाइन पर है, यानी कि इसी लाइन पे क्या होगा, डी भी होगा, जब भी तो सी डी लाइन इंक्लाइंड होगी वीपी से 30 डिग्री पर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस लूँगा इन अ कॉम्पास, और मैं सी को सेंटर लूँगा और इस लाइन को मैं कट कर दूँगा। जैसे ही कट करूँगा एक पॉइंट मुझे मिलेगा, उस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट डी। ये पॉइंट डी मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना चाहिए, जैसे ही मुझे पॉइंट डी मिला, इसके 2-3 तरीके बनाने के। सबसे आसान तरीका बताऊँ जिसमें टाइम भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगी। आप एक काम कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको सेंटर लेके सारे पॉइंट्स ई ए बी यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो, कि सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 5
इनसे डिस्टेंस लेके सी और डी से सारे पॉइंट के डिस्टेंस लेके यहाँ पे आर्क कट करके सारे पॉइंट निकाल सकते हो। मगर एक और आसान तरीका बताऊंगा मैं, जिससे ये क्वेश्चन और कम समय में हो जाएगा और ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी रहेगी। क्या करें इसमें, आप ये चेक कर लो, ये सी डी लाइन है। इस सी डी लाइन पहले कैसी बनी हुई है, यहाँ पे डैश लाइन से बनी हुई है। तो मैंने सी और डी को कैसे ज्वाइन किया, यहाँ पे मैंने इसको डैश लाइन से ज्वाइन किया। ये सी ओ डी कैसा है, ये डैश लाइन से मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन पे कोई पॉइंट्स मार्क करूँगा। क्यों मार्क करूँगा, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे एजेस हैं सब आपस में क्या पैरेलल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन पे सी डी लाइन पे कितने पॉइंट्स और आ रहे हैं, एक ये पॉइंट आएगा, सी ऑलरेडी मेरे पास है, एक ये पॉइंट आएगा, डी मेरे पास ऑलरेडी वहाँ पर है, और एक पॉइंट ये आएगा। ये सारे पॉइंट पहले मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले सी पर गया, सी से लेकर ये डिस्टेंस लिया मैंने, सी पर रखा मैंने इसको, और यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। तो एक पॉइंट तो मुझे मिल गया। ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर मुझे मिल गया। इससे क्या होगा, समय कम लगेगा। नहीं क्या करोगे, आप बार बार आर्क्स लगाओगे, आर्क्स को इंटरसेक्ट कराओगे, फिर एक एक करके सारे पॉइंट्स निकालोगे। इसमें क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो एक पॉइंट ये आ गया। अब सी से मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ इस पॉइंट की, यानी कि इस पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से ले लेता हूँ, मैं सी से ले लेता हूँ। ये डिस्टेंस मैंने ले ली। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी। तो एक बार सी को सेंटर मानते मैंने यहाँ पे कट किया, और एक को मैंने एक बार डी को सेंटर लेते हुए यहाँ पे कट किया, कि दोनों डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट दोनों आपस में बराबर होंगी। सारे पॉइंट्स आ गए मेरे पास। अब इन सारे पॉइंट से क्या कर रहा हूँ, मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। कैसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। याद रखेंगे, देखिए ये लाइन 1 2 3 4 5, ये पांचों लाइन कैसी है, सी डी के परपेंडिकुलर है। तो ये अगर सी डी है तो ड्राफ्टर को मैं कैसे सेट कर लूँ, इसके परपेंडिकुलर सेट कर लेता हूँ। तो मैंने ड्राफ्टर को ऐसे सेट किया, ठीक है। ड्राफ्टर को ऐसे रखा। अब मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो ये ए ई डी सी बी, ये पोर्शन ऊपर बनेगा। तो एक तो ई पॉइंट मिलेगा, सी के पास में कौन सा, यहाँ बी मिलेगा, बीच में ए मिलेगा, और यहाँ पे मुझे ई मिलेगा। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। मैंने ड्राफ्टर को सेट किया हुआ है। ये ए पॉइंट का मिलेगा, बीच वाले पॉइंट पे मिलेगा, यानी कि ये पॉइंट जो मैंने मार्क किया था यहाँ पे मार्क किया था, यहाँ से अगर ऊपर जाऊँगा मैं तो वहाँ पे मुझे मिलेगा। तो बिल्कुल लाइट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ए पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट पे जाना है, यानी कि डी के बाजू वाले पे जाना है। तो इस डी के पास वाला बगल वाला ये है, इस पॉइंट पे जाना है, और यहाँ से बिल्कुल लाइट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेनी है। आगे भी ड्रॉ कर लें, पीछे भी ड्रॉ कर लें, क्योंकि पीछे ड्रॉ करोगे तो इस लाइन पे मुझे 5 मिलेगा, ठीक है। अब ये डी पे जाता हूँ तो ये 1 2 3 4 5 कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, यानी कि डी पे जाता हूँ, एक लाइट लाइन में यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ। सिमिलरली मैं कहाँ जाता हूँ, यहाँ से भी थोड़ी लाइन नीचे ले आता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। अब सी पे लाता हूँ, लाइट लाइन में नीचे ले आता हूँ, सी से भी नीचे ले आता हूँ, और मैं इस पे जाता हूँ तो इस पे आगे ऊपर और नीचे भी मुझे पॉइंट मिलेगा। तो इस पे मैं जाता हूँ और इस पे ऊपर जाता हूँ और नीचे जाता हूँ, दोनों तरफ मुझे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। इस तरह से चाहें तो सब में आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं पूरी। मैंने तो ऐसे ही ड्रॉ किया है कि नीचे या ऊपर, आप चाहें तो पूरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पूरे ऊपर से नीचे तक, जैसी आपकी इच्छा हो, मगर लाइन ना बिल्कुल लाइट ड्रॉ करनी है। अब देखिए, अगर मैं चाह रहा हूँ कि बी पॉइंट निकालना, तो ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है। तो मैंने यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस उठाया, बी तक का डिस्टेंस उठाया यहाँ से कॉम्पास से, ठीक है, और सी पर रखा और मैंने यहाँ पे कट कर दिया। तो ये पॉइंट कौन सा मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा पॉइंट नंबर बी। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, इसका नाम बी हो गया। कितने आसानी से पॉइंट आ गया। अब मैं अगर 2 निकालना चाहूँ तो इसी लाइन पर नीचे 2 है, तो इसी लाइन पर 2 होगा। तो यहाँ सी, इसी पॉइंट को सेंटर लिया, सी के बाजू वाला पॉइंट जो है, बगल वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे कट किया। जैसे ही कट करूँगा ये पॉइंट कौन सा मिलेगा, इसका नाम हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। ये दोनों पॉइंट आ गए। अब ये सी से जो लाइन बनी हुई है, ये फिगर पता ना नीचे बनेगा, तो ये सी से लेकर 3 तक का डिस्टेंस में ले लेता हूँ। तो सी से 3 तक का डिस्टेंस मैंने कॉम्पास में लिया,
अब सी को सेंटर लिया और ये नीचे की तरफ जो लाइन आई इसको मैंने कट कर दिया। जैसे ही लाइट लाइन से मैंने कट किया, यहाँ मुझे एक पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3। ये तीनों पॉइंट आ गए। अब पॉइंट 1 निकालना चाहूँ कैसे निकालूंगा, ये पॉइंट मेरे पास कहाँ है, ये बीच वाले में है, यानी कि सी और डी के बीच वाले में। ये 1 क्या मिलेगा मुझे, इससे नीचे मिलेगा। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से 1 तक का डिस्टेंस लिया और इसी सेंटर वाले पॉइंट पे रखा और नीचे मैंने यहाँ पे कट कर दिया। कट करने पे एक पॉइंट मुझे मिलेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1। इसका नाम हो जाएगा पॉइंट 1। ये भी आ गया। अब इसी लाइन पे ऊपर क्या मिलेगा मुझे, ए मिलेगा। तो मैंने उस सेंटर वाले पॉइंट से, यानी कि ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया था पहले सी और डी के बीच में, वहाँ से ए का डिस्टेंस लिया मैंने, इस पॉइंट पर रखा मैंने और मैंने यहाँ पे कट किया। यहाँ पे कट करने पे मुझे एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, पॉइंट ए। तो इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया मैंने, पॉइंट ए। अब डी वाली लाइन पे नीचे क्या मिलेगा मुझे, 4 मिलेगा। तो मैंने क्या किया, डी से लेकर 4 तक का डिस्टेंस लिया कॉम्पास में, ये डिस्टेंस आ गया। फिर मैंने डी को सेंटर लिया और मैंने यहाँ पे कट कर दिया। जैसे कट करूँगा एक पॉइंट मुझे मिलेगा, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4। इसका पॉइंट नंबर 4 मुझे मिल गया। 4 मिल गया मुझे। फिर मुझे 2 पॉइंट बाकी हैं, 5 और ई बाकी है। ई पता है कहाँ बनेगा, ई डी के बाजू वाले पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से ऊपर बनेगा। तो मैंने वो डिस्टेंस लिया, यहाँ से लेकर मैंने ई का डिस्टेंस लिया, यहाँ से लेना है, ठीक है, यहाँ से ई तक का डिस्टेंस लिया मैंने और यहाँ पे रखा, यहाँ पे कट किया, एक पॉइंट मुझे मिलेगा, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट ई। और फिर यहाँ से लेकर मैंने ये डिस्टेंस लिया, 5 का डिस्टेंस लिया, ये 5 का डिस्टेंस आ गया। यहाँ पे रखते हुए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कट कर दिया, एक पॉइंट मुझे मिलेगा, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट 5। सारे पॉइंट मैंने फाइंड कर लिए। अब इन्हें ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है, जैसा यहाँ बना था ना वैसा ज्वाइन करना है, यानी कि इसको कॉपी करना है और यहाँ पे अपनी नई पोजीशन पे पेस्ट कर देना है, बस। अब देखिए कैसी कैसी लाइंस थी, ये लाइंस ए ई और ए बी कैसी थी, डार्क थी। तो मैंने ए ई को डार्क लाइन से ज्वाइन किया, फिर मैंने ए बी को डार्क लाइन से ज्वाइन किया, ए बी हो गए, थोड़ी सी हल्की सी एक्सटेंड हो गई जरा सी, ठीक है। अब बी से सी कैसी है, डॉटेड लाइन है, तो बी से सी डॉटेड लाइन यानी कि डैश लाइन होगी। तो ये मैंने डैश लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पे डी से ई कैसा है, ये डैश लाइन है, यानी कि डी से ई कैसा होगा, ये कि डैश लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने इसको डैश लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब आप देखेंगे A1 कैसा है, डार्क है ये, तो A यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। तो A1 को कैसे ज्वाइन करूँगा मैं, बाय डार्क लाइन। E5 कैसा है, डार्क है, तो E से 5 कैसा करूँगा मैं, E से 5 डार्क है, ठीक है। B से 2 कैसा है, यहाँ पे डार्क है, B से 2 कैसा है, डार्क है, डार्क कर दिया मैंने इसको। B से 2 हो गया। अब मुझे देखना है 2 से 3 कैसा है, डार्क है, यानी कि 1 2 3 4 5 पूरा डार्क है। तो इसको पूरा मैं डार्क कर लेता हूँ। इसे डार्क किया मैंने 1 से लेकर 2 को डार्क किया, 1 से 5 को डार्क किया, 5 से मैंने 4 को डार्क किया, 4 से मैंने 3 को डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब क्या बचा है इसमें बचा हुआ है पांचों एज के लिए मुझे इस C3 को और D4 को डैश लाइन से ज्वाइन करना है।
ये मैंने डैश लाइन से ज्वाइन कर दिया। आप देख रहे होंगे ये ऑब्जेक्ट सेम यहाँ पे बन चुका है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। बाकी जो लाइट लाइंस हैं, आपको लगता है मिटाना तो आप मिटा सकते हैं, नहीं लगता है तो मत मिटाइए। बिल्कुल लाइट अगर बनाएंगे तो उनको मिटाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल जैसा यहाँ बना हुआ एज इट इज़ मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो ये क्या हो गया, मैंने वही चीज़ किया जो क्वेश्चन में करने को कहा गया था। क्वेश्चन में क्या कहा गया था मुझे? क्वेश्चन में कहा गया था कि जो एच बेस का एच HP पर है उसको VP से 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर। देखिए मैंने एच का नाम क्या CD है, तो CD को मैंने क्या किया VP से 30 डिग्री पर ले लिया। अब इसको ड्रॉ कर लिया, कितना आसान है। अब मुझे क्या करना है, सबको ऊपर प्रोजेक्ट करना है, यानी कि ड्राफ्टर को मुझे सेट करना होगा। तो ड्राफ्टर लिया, ड्राफ्टर को मैंने सेट किया XY लाइन के अकॉर्डिंग, और जितने भी पॉइंट्स हैं सबको मुझे ऊपर लेके जाना है। इनकी लोकेशन कहीं पे भी आ सकती है, तो घबराना नहीं है अपन को। इनको ज्वाइन करना है थोड़ा सा, मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके से बनाओगे तो कर लोगे आप। थोड़ा सा इमेजिनेशन भी आपको आना चाहिए, अगर आएगा तो इसको ड्रॉ करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आई थिंक सारे पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करते हुए मैं ऊपर ले गया हूँ। अब मुझे यहाँ से भी इसको टुवर्ड्स राइट लेके आना है। एक्सिस के पॉइंट को भी रहने दीजिए। COD डैश XY पे ही था। अब मुझे इन्हें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए मैचिंग हो गई, सारे पॉइंट्स मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट 1 डैश में मार्क करते जाता हूँ, ये 1 डैश हो गया। 2 कहाँ पर है, 2 की लाइन ये है, यानी कि ये पॉइंट हो गया 2 डैश। 3 कहाँ होगा, ये होगा, तो इसका नाम हो गया 3 डैश। 4 कहाँ है, 4 ये है, ये हो गया 4 डैश। 5 की लाइन ये है, यानी कि ये पॉइंट हो गया 5 डैश। ठीक है, अब A देखते हैं, A कहाँ पर है, A डैश यहाँ पर होगा, ये हो गया A डैश। B कहाँ पर है, दिस इज B, B होगा यहाँ पर होगा, ये हो गया B डैश। C कहाँ पर है, C की लाइन ये है, यानी कि C XY पर ये है, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा C डैश। पॉइंट को थोड़ा सा मैंने बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल, आपको पॉइंट डॉट को डॉट रखना है, छोटी सी डॉट होनी चाहिए। D कहाँ पर है, D की लाइन ये है, यानी कि D डैश, ये पॉइंट A था। E की लाइन है, यानी कि ये हो जाएगा E डैश। मैंने सारे पॉइंट्स को मार्क कर लिया। अब ज्वाइन करने की बारी है। ज्वाइन करने के लिए थोड़ा सा इमेजिन करना होगा, उसके लिए थोड़ा सा मुझे फॉलो करिए। अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मान के चलिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मुझे क्या करना है, जस्ट इसके यहाँ से देखना है। यहाँ से मतलब यहाँ से भी थोड़ा आगे का फेस दिखेगा और थोड़ा सा नीचे वाला भी फेस मुझे दिखेगा, ये मान के चलिएगा। आप समझ के बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, 1 2 3 4 5 दिखेगा। तो 1 2 3 4 5 को क्या कर लूँ, मैं डार्क कर लूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि डैश वाले जो पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 सबको मैं डार्क लाइन से जोड़ूंगा। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये थोड़ा सा इमेजिन करते हुए जो ट्रिक्स मैं आपको बताते जाऊंगा, वो ट्रिक्स को थोड़ा आप फॉलो कीजिएगा। इन सबको देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या करना है, क्यों ज्वाइन किया मैंने सबको, यहाँ से मैं देखूंगा तो ये पूरा का पूरा नज़र आएगा, ये वाला बेस दिखेगा मुझे 1 2 3 4 5, तो जो दिखेगा मुझे डार्क करना है। अब क्या करना है, मुझे बाउंड्री डार्क करना है। सबसे पहले बाउंड्री में
जो पोर्शन आएगा वो डार्क करना है। आपको पता है, मैंने हमेशा आपको बताया ये चीज़ कि बाउंड्री हमेशा डार्क होती है। तो बाउंड्री में जो जो चीज़ें आएंगी आप डार्क करें। जैसे कि 3A के बगल लेफ्ट में कोई भी पोर्शन नहीं आएगा, इनकी बाउंड्री थी, यानी कि C से लेकर D, ये भी किस में आएगा, C डैश D डैश, ये भी बाउंड्री वाले पोर्शन में आएगा, इसलिए इसे भी मैं क्या कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ। ठीक है। अब D से E यानी D डैश से E डैश, ये भी बाउंड्री वाले पोर्शन में आएगा, इसको डार्क कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि अगर A1 को मैं ज्वाइन करूँ तो यहाँ पर आएगा, और अगर मैं 5 और E को ज्वाइन करता हूँ ये बाहर आएगा, यानी कि 5 डैश और E डैश क्या है, ये बाउंड्री वाला पोर्शन है। यानी 5 डैश और E डैश को कैसे ज्वाइन करना है, बाउंड्री से। ये है A डैश है। ठीक है, मैं नेमिंग पहले कर रहा हूँ उसकी, और नेमिंग आपको पहले करनी चाहिए ताकि आप उसको ज्वाइन करने में समझ पाएँ। तो ये पोर्शन मैंने डार्क कर लिया है। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या देखना है आपको, अब ये देखना है कि 4 डैश ऐसा पॉइंट जो है, 4 डैश ऐसा पॉइंट है जहाँ से 2 डार्क लाइन पास हो रही हैं, और D डैश भी ऐसा पॉइंट है जहाँ से 2 डार्क लाइन पास हो रही हैं। तो इन दोनों को मुझे जोड़ देना चाहिए। 4D नाम की क्या होती है, स्ट्रेट एज होती है। ये 4D नाम की है स्ट्रेट एज। तो 4 डैश D डैश को मुझे जोड़ देना चाहिए। क्यों जोड़ना चाहिए, क्योंकि 4 डैश ऐसा पॉइंट था जहाँ से 2 डार्क लाइन पास हो रही थी, और D डैश ऐसा पॉइंट है जहाँ से 2 डार्क लाइन पास हो रही थी, यानी कि तीसरी लाइन भी कैसी होगी, डार्क होगी। ये कंफर्म है, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। अब मुझे देखना है, अब मैं देखूंगा कि ये वाला बेस बन चुका है। स्ट्रेट एज कितनी होती हैं, स्ट्रेट एज होती हैं यहाँ पे आप देखेंगे कितनी होती हैं, A1 B2 C3 D4 E5। इसमें से कौन कौन सी बन गई हैं, C3 बन गई है, ये बन चुकी है, D4 बन चुकी है, ये बन चुकी है, E5 बन चुकी है, ये बन चुकी है, यानी कि A1 और B2 बाकी है। अगर मैं कहूँ B2 को ज्वाइन करने के लिए, तो B2 को अगर ज्वाइन करूँगा तो ये 3-4 नाम की, यानी कि 3 डैश 4 डैश नाम की जो लाइन है ये बीच में आएगी। और आपको ये रूल मैंने बताया है कि कभी भी कोई 2 डार्क लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। अगर कभी ऐसी परिस्थिति बन रही है तो एक लाइन डैश्ड होगी या डॉटेड होगी और दूसरी लाइन डार्क होगी। ये डार्क लाइन 3 डैश 4 डैश कन्फर्म थी, इसलिए ये लाइन डैश्ड होगी। अगर मैं A और 1 को, यानी कि A डैश 1 डैश को जोड़ूँ तो 4 डैश 5 डैश नाम की लाइन बीच में आ रही है, यानी कि ये लाइन भी कैसी होगी, ये लाइन भी डॉटेड होगी। ये 100% फिक्स है। तो ये देखिए पाँचों के पाँचों हो गई, 1 2 3 4 5। ये पाँचों के पाँचों मैंने कैसे बना लिए हैं, इनको ड्रॉ कर लिए। ये वाला बेस पूरा बन चुका है। कौन सा बेस बाकी है, नीचे वाला बेस बाकी है, जिसका नाम है ABCDEA, जिसमें से 2 बन चुकी हैं अभी तक। कौन सी बन गई है, DE बन चुकी है, BC बन चुकी है। देखिए ना, DE बन चुकी है और DC बन चुकी है। कौन कौन सी बाकी है, AB बाकी है, BC बाकी है और AE बाकी है। अगर मैं आपसे कहूँ A डैश B डैश को ज्वाइन करने की, बेस की जो एज है, तो ये लाइन बीच में आ रही कौन सी है, 4 डैश D डैश, यानी कि ये लाइन कैसी होगी, ये होगी डैश्ड लाइन। कैसी होगी, डैश्ड लाइन। इसको डैश लाइन से मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये A की लोकेशन थी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ B की लोकेशन कहाँ थी। सॉरी, छोटी सी मिस्टेक है इसके अंदर, A पॉइंट मैंने गलत मार्क कर लिया है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A एक्चुअली में यहाँ पे होना था, दिस इज़ पॉइंट A डैश। ठीक है, मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ अभी। इसको फिर मुझे ठीक करना होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। A डैश यहाँ पर होगा तो इसको मुझे यहाँ से ज्वाइन करना है। क्योंकि फिगर जो बन रहा था उसको देखते हुए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, इस तरह से फिगर नहीं बनेगा। ये सारी की सारी क्या होंगी, 1 2 3 4 5 पैरेलल होंगी, यहाँ पे भी पैरेलल होंगी, 1 2 3 4 5, ये पैरेलल नहीं आ रही थी। अब ठीक है, अगर B डैश और A डैश को अगर ज्वाइन करता हूँ तो कैसा बनेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब आपको ये पता है कि मुझे C और B ज्वाइन करनी है, A ज्वाइन करनी है, तो आपको ये पता है कि अगर B डैश ऐसा पॉइंट है जहाँ से 2 डॉटेड लाइन बन रही हैं, तो तीसरी भी कैसी होगी, ये लाइन डॉटेड ही होगी। और चौथी कैसी होगी, ये वाली,
ये भी डॉटेड ही हो, क्योंकि यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है कि ए डैश ऐसा पॉइंट है जहाँ से दो डॉटेड लाइन यानी कि ये और ये पास हो रही है, यानी कि ये लाइन कैसी होगी, ये भी डॉटेड होगी। अब मैं काउंटिंग करूँगा 5 बेस की, यहाँ पे साइड हो गई 5, यहाँ पे हो गई स्ट्रेट एजेस भी 5 हो गई है, यानी कि अब इसका ये फ्रंट व्यू टॉप भी पूरी तरह से बन चुका है। ये छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई थी, मैंने आपको बताते बताते ध्यान नहीं दिया, उस ए डैश को मैंने गलत मार्क कर लिया था, मगर अब मैंने पूरे फिगर को ठीक कर लिया, नई लोकेशन मैंने ए डैश का जो था उसे मार्क कर दिया है। तो ये जो पोजीशन थी मुझे, उसका ये टॉप व्यू है, ये उसका फ्रंट व्यू है। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा ये क्वेश्चन बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।